नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। और आज हम लोग बात करेंगे एक बार फिर से भारत पाकिस्तान की और साथ साथ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बैठक की, जिसमें शामिल होने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी भारत के गोवा आए थे। तो एससीओ की बैठक में शामिल होने पाकिस्तान के विदेश मंत्री जब भारत आए तो बहुत सारे लोग ये कयास लगा रहे थे कि शायद इससे दोनों देशों के बीच जो रिश्तों की बर्फ है वो पिघलने की शुरुआत होगी। लेकिन जो अंदेशा था हुआ वही। बिलावल भुट्टो के बयानों का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने काफी आक्रामक जवाब दिया और दोनों देशों की तल्खी और ज्यादा सामने आई। एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को आतंक की इंडस्ट्री का प्रवक्ता और उसे बढ़ावा देने वाला कहा कि पाकिस्तान से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं बन रही। आतंक के पीड़ित और आतंक को बढ़ावा देने वालों के बीच बात नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो ने एससीओ में कई बातें कही। बैठक के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी मीडिया के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कश्मीर एजेंडे को हवा देने की कोशिश की। इस बैठक में बिलावल भुट्टो ने कहा कि आतंकवाद पर सिर्फ पाकिस्तान के विदेश मंत्री के तौर पर नहीं बोल रहा, मैं वो बेटा हूं जिसकी मां की आतंकियों ने हत्या की थी। आतंकवाद से नुकसान के दर्द को मैं महसूस कर सकता हूं और हमारे लोगों की सामूहिक सुरक्षा हमारी संयुक्त जिम्मेदारी है। आतंकवाद को कूटनीतिक हथियार बनाना ठीक नहीं। दुनिया भर के आतंक पीड़ितों से सहानुभूति है। आतंक से निपटने के लिए क्षेत्रीय वैश्विक प्रयासों का हिस्सा बनने को प्रतिबद्ध। आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट होने की जरूरत है। लेकिन जैसा एस जयशंकर ने कहा कि जो एससीओ के प्लेटफॉर्म से अलग हटकर बाहर उन्होंने बातें की, वो एससीओ के अलावा बाकी तमाम मुद्दों पे थी और एस जयशंकर ने इसका फौरन जवाब दिया। और आज भी एक बार फिर उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि वो तमाम मुद्दों पर बोलते रहे, बीबीसी हो या G20, एससीओ पर कुछ खास नहीं बोले। We invited the Pakistani foreign minister because there was an SCO foreign ministers meeting, and when it comes to multilateral meetings, you invite people to discuss that subject. But if you look at what were his public utterances outside in the press conference and other interviews, he's not spoken about the SCO at all. He's spoken about everything else pertaining to India. I mean, he's spoken about our politics, he's spoken, his past value judgments, from Kashmir to G20 to BBC documentary. I mean, as I said, other than SCO, he's spoken about everything else. So now, what do I do as a host? बिलावल भुट्टो एससीओ में शामिल होने आए थे, फिर भी भारत पाकिस्तान रिश्तों पर काफ़ी फोकस रहा। हालांकि जानकारों को यह अंदेशा था कि बिलावल इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कश्मीर या फिर किसी विवादास्पद टिप्पणी के लिए कर सकते हैं। दोनों मुल्कों के विदेश मंत्रियों के तीखे बयान सामने आने के बाद ये साफ है कि रिश्तों में तनाव कम नहीं हुआ है, बल्कि हालात बदतर हुए हैं। तो हमारे साथ इस वक्त इस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं पश्चिमी एशियाई मामलों के जानकार कमर आगा। स्टूडियो में विवेक काटजू है हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं जूम पे, पूर्व राजदूत हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन हैं, सुरक्षा विश्लेषक, और कल्बे अली जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से, वरिष्ठ पत्रकार। विवेक काटजू, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। जिस तरह के तीखे बयान आए हैं दोनों तरफ से, जो बयानबाजी हुई है, उसकी क्या कूटनीति में कोई जगह होनी चाहिए या फिर कहें कि डिप्लोमेसी का स्टाइल बदल रहा है? आपकी टिप्पणी। देखिए, विदेश मंत्री जयशंकर ने ठीक कहा कि अगर मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस होता है जिसकी मेजबानी कोई देश कर रहा है, जैसे इसमें एससीओ में भारत ने की, तो भारत का कर्तव्य बनता था कि जितने भी एससीओ देश के मेंबर हैं उनके विदेश मंत्रियों को न्योता दिया जाए। अच्छा, बातचीत तो ज्यादातर जो मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस है उस पर होती, लेकिन उसके साथ साथ इस मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस पर जो नेता हैं वो आपस में द्विपक्षीय मामलों पर भी बातचीत करते हैं। और इसके साथ साथ ये भी एक कन्वेंशन है कि जो गेस्ट आता है वो होस्ट से मीटिंग मांगता है
उसका शुक्रिया करने के लिए, अगर और कुछ नहीं तो शुक्रिया करने के लिए कि आपने दावत दी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपने स्वागत किया, इसके लिए शुक्रिया। अब जयशंकर जी की मीटिंग और जितने भी विदेश मंत्री आए थे उनसे सबसे हुई, लेकिन ये स्वाभाविक था कि बिलावल भुट्टो से नहीं हो सकती थी, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने ऐसी मीटिंग की मांग नहीं की, जो कि मुझे लगता है उनको करनी चाहिए थी। शिष्टाचार का ये एक समझिए एक डिमांड थी जी। कि वो ऐसी मीटिंग करते की मांग करते, और उसके बाद अगर उस मीटिंग में 4-5 मिनट 10 मिनट ही बातचीत होती तो वो एससीओ पर होती, ऐसा नहीं। पहला पॉइंट। मेरा दूसरा नुक्ता है कि मैंने मीटिंग के पहले अपील की थी कि भारतीय मीडिया को अब खास तौर से बिलावल भुट्टो को कोई प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहिए था, वो कि वो भारत के खिलाफ जो प्रचार जो एक प्रकार से बोल सके, और ये खास तौर से इसलिए क्योंकि दिसंबर के महीने में न्यूयॉर्क में जिन अल्फाजों में उन्होंने एक सेकंड में और ले लूं, जिस अल्फाज में उन्होंने प्रधानमंत्री को पर एक व्यक्तिगत प्रहार किया था, वो तो मेरी यादगार में कभी भी भारत पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व के बीच में इस तरह नहीं हुआ है। हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं। जी बिल्कुल। तो लेकिन वो हमारी मीडिया के लोगों ने उसको नजरअंदाज किया, और मुझे एक ही गिला है कि हमें ये एंटिसिपेट करना चाहिए था भारत सरकार के नुमाइंदों को कि बिलावल भुट्टो जरदारी यहां आकर भारत के खिलाफ जरूर बोलेंगे, और वही हुआ। तो इसलिए एक प्रकार से मीडिया पे ये चलता है डायलॉग फॉरेन पॉलिसी के मामले में, विदेश मंत्रालय में, सरकार में और मीडिया के बीच में, कि भाई ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए या नहीं दिया जाए। ठीक है, तो आपने वो अपने पत्रकारों से जो कहें वो तो फिर उनकी बात है। हाँ। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही थी। कमर आगा साहब, मैं आपका इसके ऊपर जवाब चाहूंगी। जो अभी विवेक काटजू साहब ने कहा कि बिलावल भुट्टो को वक्त मांगना चाहिए था, कम से कम शुक्रिया अदा करने के लिए, एक ये तरीका है, लेकिन इससे लेकर तो भारत में भी बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था कि क्या अगर पाकिस्तान ऐसा वक्त मांगता तो भारत को ये वक्त देना चाहिए था, किसी तरह की कोई द्विपक्षीय बातचीत होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे भी इसे लेकर बार बार ये बात उठ रही थी कई कैंप से कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो क्या ये गुंजाइश थी, और ये अंदेशा तो पहले ही था कि वो इस तरह की बातें बोल सकते हैं? नहीं, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो कि इनके आने से पहले ही जो स्टेटमेंट जिसका अभी एम्बेसडर काटजू साहब जिक्र कर रहे थे, जो उन्हीं ने सितंबर में दिया था प्रधानमंत्री को लेके, तो उसके बाद से पब्लिक ओपिनियन बदल गई थी जी। मीडिया में रोज़ाना बराबर खबरें आ रही थीं, और फिर ये था कि इनके आने से पहले भी ये कश्मीर बार बार इशू वहाँ पे कर रहे थे कि 370 को लेके और दूसरी चीज़ों को लेके बार बार बोल रहे थे। तो भारत के अंदर पब्लिक ओपिनियन भी फेवर में नहीं थी। गवर्नमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की तो जो तरीका है वो तो अलग बात है, लेकिन उसकी वजह से ये था कि, लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ और भी है, जैसे शिष्टाचार की जो बात की गई कि एक एससीओ का जो एक सेट तरीका है भारत उसको फॉलो कर रहा था। तो अगर ये कि उसमें एक ये भी तरीका है, जिस तरह के मल्टीलैटरल मीटिंग्स में जो रीजनल होती हैं उसके अंदर हर डेलीगेशन टाइम मांगता है, तो शायद 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का प्लेजेंट्री एक्सचेंज का या कुछ इस किस्म का, शायद, मैं जानता नहीं कि क्या होता, काटजू साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं मिनिस्ट्री की सोच, वो शायद इनको होता ये आके थैंक्स वैंक्स करते कि आपने हमको बुलाया, इनवाइट किया, मगर वो भी नहीं था। दूसरी बात ये कि जो कुछ कस्टम्स और ट्रेडिशंस होते हैं, इंटरनेशनल लॉ नॉर्म्स होते हैं जो इस तरह की मीटिंग में फॉलो किए जाते हैं, आप ये यहाँ पे हमारे होस्ट थे, यहाँ पे आप आए, यहाँ पे आने के बाद आप हमारे ही खिलाफ बातें कर रहे हैं, भारत के खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी गलत बात हुई है जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। और ये ऐसा लगता है कि ये बहुत ही इमैच्योर किस्म के पॉलिटिशियन है, हालांकि उन्होंने किया डेलिबरेटली होगा, अपनी पब्लिक ओपिनियन अपनी पोजीशन बनाने के लिए सेना के साथ
मेरा ख्याल है ये उसी वजह से उनकी उन्हीं ने कंपल्शन भी रही होगी और उनकी अपनी हाँ, डोमेस्टिक उनके साथ पॉलिटिक्स रहा भी होगा, है। लेकिन ये जी। कि उन्हीं ने इस बात का तो ज़रूर दर्शा दिया कि वो एक इमैच्योर Immature किस्म है। के डिप्लोमेट हैं जो ही इज़ नॉट फिट फॉर दिस पोस्ट इन फैक्ट। इज नॉट फिट फॉर दिस पोस्ट आप कह रहे हैं। कल्बे अली की मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी इसके ऊपर, हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। इसको लेकर दो ओपिनियन पाकिस्तान में भी थे कि उन्हें जाना चाहिए था कि नहीं भारत, क्योंकि पहले इसके पहले जो लेवल्स की बातचीत हुई थी उसमें अलग अलग विभाग के जब बैठकें हुई थी तो वर्चुअली शामिल हुए थे पाकिस्तान से जो नुमाइंदे थे सरकार के, पर यहाँ पर बिलावल भुट्टो आए तो इसे माना कैसे देखा जा रहा था वहाँ पे, इसे लेके भी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। और जब वो वापस लौटे हैं तो उनकी जो अपनी वहाँ पर किस तरह की इसको लेकर चर्चा है कल्बे अली साहब? देखिए, इंडिया हो या पाकिस्तान, दोनों एंड्स पे सिर्फ दो चीजें बिल्कुल कॉमन है इस हवाले से कि इलेक्शंस के लिए जितने भी लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, वो अपने ऑडियंस यानी वोटर्स को इस वक्त एड्रेस कर रहे हैं। पहले भी वोटर्स का प्रेशर था, वोटर्स का प्रेशर पहले नजर आ रहा था मीडिया के थ्रू। अभी भी जो सारी अगर जितनी भी हम टेक्निकल बातें कर रहे हैं कि उनको रिक्वेस्ट करनी थी या नहीं करनी थी, टाइम मिलना था या नहीं मिलना था, आना था या क्या करना था, ये सारी बातें मीडिया की ज्यादा एक वॉर ऑफ मीडिया ज्यादा है जी। टेक्निकलिटीज इतनी ज्यादा सीरियस हो या ना हो। जब बिलावल भुट्टो वो पहुंचे तब भी हम खुद देख रहे थे कि इंडिया के बहुत सारे मीडिया ऐसे हैं कि जी पाकिस्तान वो इंडिया ने पाकिस्तान को झुका दिया, रगड़ दिया, भिखारी फिर वापस भीख मांगने आ गया। तब क्या प्रॉब्लम थी, आते से ही लैंड भी नहीं किया था कि यही इंडियन मीडिया में ये बातें भी शुरू हो गई थी। अच्छा, अब इंडियन मीडिया इंटरव्यूज करते हुए चाह रहे थे कि हम इनसे कुछ पूछें, अब वो क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे मैं पाकिस्तान का नहीं हूँ, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मुझे वो इलेक्शन नहीं लड़ना। उनकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यही चीजें अब जब उन्होंने कुछ बोल दिया तो जो इंडियन पार्लियामेंटेरियंस हैं, अगर यही चीजें आप देखें सेक्रेटेरियल लेवल जो टॉक्स होती है उसमें कुछ क्यों नहीं होता, क्योंकि उन्होंने सेक्रेटरीज ने इलेक्शन नहीं लड़ना होता। जो पॉलिटिशियंस आते हैं उन्हें इलेक्शन लड़ना होता है, वो फंसे हुए ये होते हैं इंडियंस भी, फॉरेन मिनिस्टर हमारे भी, कि साथ में एक तरफ तो उन्होंने एससीओ से लेके और बाकी इंटरनेशनल फोरम पे भी अपना फेस दिखाना है और उसी ही के अगले दिन या अगले घंटे तो आप अपने ऑडियंस को भी फेस कह दिखाना है। क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स रही है जिसकी वजह से उन्हें ये कहना पड़ा। मैं एक मिनट वजाहत कर दूं, मैं कह रहा हूँ दोनों की जयशंकर साहब की भी, क्योंकि जैसे ही वो पहुंचे थे, गोवा भी नहीं पहुंचे थे, तभी से इंडियन मीडिया ने जो शुरू कर दिया था, बहुत सारे लोगों ने, आप भी जानते हैं कि पहले से ही कि जी ये भिखारी आ गया, अब हमसे भीख मांगेगा, इसको हमने लटा दिया, पाकिस्तान टुकड़े चूर चूर। लेकिन कल्बे अली साहब, मीडिया क्या कहती है और कितनी नॉन सीरियस है, क्या उसके हिसाब से डिप्लोमेट्स अपने या मंत्री, क्या उनका जो बर्ताव है, उनके जो बयान है, क्या वो उससे डिक्टेट हो सकते हैं? अता हसनैन साहब, आपका रिएक्शन में चाहूंगी इसके ऊपर। कल्बे अली वापस लौटूंगी आपके पास, वापस आऊंगी। अता हसनैन साहब भी हमारे साथ हैं, उन्होंने अभी तक कुछ कहा नहीं है। अता हसनैन साहब जी। नगमान जी, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ विवेक काटजू साहब के साथ और बिल्कुल कमर आगा साहब के साथ भी जो उन्होंने कहा है। ये जहाँ तक इलेक्शंस का सवाल जो पाकिस्तान से हमारे दोस्त कह रहे हैं, ये याद रखिए भारत के इलेक्शन अभी अप्रैल के महीने में अगले साल होंगे, एक साल बचा है। मेरे ख्याल में एससीओ को लेकर पोस्चरिंग इलेक्शंस के लिए लोकली यहां पर भारत में अभी कोई गुंजाइश नहीं है। इसकी गुंजाइश पूरी थी पाकिस्तान के लिए अवेलेबल, और वो बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत कोशिश की है उसके जरिए कि अपनी पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट करना, क्योंकि ज्यादातर दुनिया कह रही थी कि वो इंटर्न फॉरेन मिनिस्टर हैं, अपने ही डिप्टी के नीचे इंटर्नशिप कर रहे हैं, इसके अलावा ये सब बातें हो रही थी। तो अपने आप को वो सीरियस लेवल पर दिखाने के लिए, एक सीरियस पाकिस्तानी पेट्रियट नेशनलिस्ट दिखाने के लिए उन्होंने ये सब बातें करी। जहां तक भारत का सवाल है, मीडिया का सवाल है, मैं समझता हूं कि बहुत से हम लोगों ने यहां पर इसके बारे में पहले ही लिखा था, तकरीबन हफ्ता पहले लिख लिया था कि देखिए ये आएंगे यहां पर, ये बातें करेंगे भारत की जमीन पे, हमारी सरजमीन पे आकर बातें करेंगे और भारत के खिलाफ बातें करेंगे। इनको ये प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहिए इसके लिए। मगर वो जैसे काटजू साहब ने कहा बिल्कुल सही कि मीडिया ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया और उसके वजह से उनको अपनी बढ़ोतरी, अपनी पर्सनालिटी, अपना प्रोजेक्शन करने की एक चांस दी। तो मैं समझता हूं इसके अलावा जो है बिलावल भुट्टो साहब ने और कुछ अचीव नहीं किया भारत में आकर। एससीओ के अंदर उनकी शिरकत बहुत कम हुई
एससीओ के मुद्दे को लेकर जो है उसके ऊपर कोई टिप्पणी भी नहीं उन्होंने की। उनका एम मुद्दा यही था कि कश्मीर को किसी तरह उछाला जाए। तो ये अंदेशा तो पहले से था, जैसा आप कह रहे हैं अता हसनैन साहब, अभी भी कि तमाम लोग कह रहे थे, यहाँ के भी जानकार एनालिस्ट के अगर वो आते हैं तो ऐसा कुछ कहेंगे, क्योंकि अब तक ज्यादातर मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर कश्मीर की बात पाकिस्तान छेड़ता ही रहा है। तो जो अंदेशा था, कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड लगा आपको ये आपकी नजर में, कि ये उम्मीद थी कि ऐसा होगा ही? जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो जैसे मैंने आपको कहा कि एससीओ से पहले ही, हफ्ता पहले जब डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट हो रही थी, उसी वक्त मैंने ये कहा था कि डिफेंस मिनिस्टर तो पाकिस्तान के देखिए वर्चुअली अटेंड कर रहे हैं एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग, मगर बिलावल भुट्टो साहब आ रहे हैं। चलिए, जरूरी था कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली अपनी अहमियत जो है एससीओ के अंदर साबित करनी है, उसको कंटिन्यूम में रखना है। मगर ये भी एक्सपेक्टेड था, अंदेशा बिल्कुल था हम सब में यहाँ पर, कि बिलावल भुट्टो साहब आकर कुछ अनकही चीजें यहाँ पर कहेंगे, अनबन करेंगे, और इस ट्रैप में जो हमारा ये ट्रैप जो ले किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, उसके अंदर भारत को नहीं गिरना चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली ये हुआ यहाँ पर। जी, तो एक ट्रैप था जिसमें भारत को शायद इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ। इसका असर पाकिस्तान की जो घरेलू सियासत है उस पर क्या हुआ, भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर क्या हुआ? एक ब्रेक के बाद लौटते हैं हम इस चर्चा पे। तो बात कर रहे हैं हम एससीओ की, और इसके हवाले से भारत पाकिस्तान के रिश्तों की। और जो पहले उम्मीद थी कि शायद बिलावल भुट्टो के यहाँ के दौरे से रिश्तों में कुछ सुधार आएगा, क्योंकि 12 साल के बाद ये मौका था जबकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री यहाँ पर आए थे। बहरहाल ये अंदेशा भी था कि वो यहाँ पर आकर शायद अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए या जिस भी वजह से कुछ ऐसे बयान भी दे सकते हैं जिससे रिश्ते और ख़राब हो सकते हैं, और कुछ इसी तरह का हुआ। दोनों तरफ से तीखी बयानबाजी हुई है। विवेक काटजू साहब, जो भी दोनों तरफ से बयानबाजियां हुई हैं, चाहे वो आतंक को प्रोपोगेट करने वाले या आतंक के प्रवक्ता, या फिर आतंक का जो पीड़ित देश है वो आतंक को प्रोपोगेट करने वाले से बात नहीं कर सकता, इस तरह के जो बयान आए हैं, उससे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे क्या असर पड़ा है? पहले से ही बहुत बुरे थे, लेकिन अब क्या, कहाँ देखते हैं आप दोनों तरफ से इस तरह के एक्सचेंज पे? देखिए, भारत पाकिस्तान के रिश्तों में जो एक प्रकार से एक जकड़ आ गई, कंजील कर गए, उसमें कोई बदलाव नहीं मुझे दिखता। इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो सबको मालूम है, बिल्कुल एक अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रहा है। वहां पे इन्होंने खुद ही कहा है, बिलावल ने कहा है कि पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं वो तो अनप्रेसिडेंटेड हैं, वो पॉलिटिकल क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, सिक्योरिटी क्राइसिस है, हर प्रकार का क्राइसिस है। तो इस दौरान ये उम्मीद रखनी कि भारत का की कोई सरकार ऐसे देश के नुमाइंदों से भविष्य के बारे में बात करेगी, वो उम्मीद गलत है। मैं एज फॉर्मर डिप्लोमेट की हैसियत से आपसे कह सकता हूं कि बात तो तभी होती है जबकि सरकार, जिस सरकार से बात आप कर रहे हैं, वो सरकार कायम हो, मजबूत हो, नहीं तो फिर बातचीत का फायदा क्या? पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो राग बिलावल ने यहाँ पे जो राग आलापा, वो राग इमरान खान का राग, और वो राग इमरान खान के साथ साथ वहां की सेना का राग। वो क्या था कि 370 जब तक आप वापस नहीं लेते तब तक हम बात नहीं कर सकते आपसे। अब ये सही है, जयशंकर ने जो उसका जवाब दिया वो सही, कि आप ख्वाबी दुनिया में रहना चाहते हैं तो रहिए, अगर वही ख्वाबी दुनिया में आपको रहना है तब तो हम तो, जहां तक भारत का नजरिया है वो साफ है, ये अंदरूनी मामला है जम्मू कश्मीर का, और इसको हम अपने संविधान के दायरे में रहकर इसको तय करें।
दूसरी बात जो जयशंकर ने कही वो भी सही जी कि भाई आतंकवाद का जो मसला है वो हमारे ही लिए नहीं, वो तो पूरी दुनिया के लिए है। और पाकिस्तान आतंकवाद का एक केंद्र रहा है और अब भी है। जो बिलावल कहते हैं कि वो पर्सनली एक विक्टिम है, ये सही बात है कि उनकी मां ने शहादत दी, लेकिन कौन से आतंकवाद के निशाने पर वो थी? वही आतंकवाद जो पाकिस्तान में पनपा, जी जिसको पाकिस्तान ने जन्म दिया। एक शब्द और कहने दीजिए, आज तक ये कोई भी एविडेंस हमारे सामने नहीं है कि पाकिस्तान की जो स्टेट है, चाहे वो सिविलियन हो या वो उनकी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, वो ये पुनर्विचार कर रही है कि आतंकवाद अपने पड़ोसियों के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जनरल साहब बैठे हुए हैं, वो मुझसे ज्यादा जानते हैं जी। लेकिन आज के दिन आतंकवाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का एक हिस्सा बन गया। वो नॉन स्टेट एक्टर जिनको कहते हैं, वो वाकई स्टेट एक्टर। ये सब सही बात है। अब मुश्किल ये है, एक आखिरी शब्द कहूं, जयशंकर साहब ने कहा कि वो एससीओ पर बोले नहीं, ये सही बात है, उनको एससीओ पर बोलना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक और पहलू है नगमा, और मुझे लगता है, आप मुझे क्षमा करिएगा अगर आपको बुरा लगे, लेकिन जो भारतीय पत्रकार थे जिन्होंने उनको जिनको उन्होंने इंटरव्यूज दी, और वो इंटरव्यू भारतीय पत्रकारों ने मांगी होगी जी, उन्होंने एससीओ पर कितने सवाल पूछे? सही बात। उन्होंने तो सवाल बस भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर पूछे, तो बिलावल जवाब किस पर देंगे? मुश्किल ये नहीं है कि उन्होंने जवाब पाकिस्तानी जो जवाब था, जो पाकिस्तान का पक्ष था वो रखा, बिल्कुल वो गलत पक्ष है लेकिन वो रखा उन्होंने। मुश्किल ये है मेरे लिए कि उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी जो अल्फाज उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल किए थे। इसके यही नहीं, उन्होंने तो यहां तक कहा कि देयर इज नथिंग पर्सनल, मैं अगर अंग्रेजी में कहूं, देयर इज नथिंग पर्सनल इन डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स, नहीं पर्सनल। उनके आप न्यूयॉर्क का जो एक सेंटेंस है, मैं तो आपके रिपीट भी नहीं करना चाहता, बिल्कुल जो हम हाँ बिल्कुल ऐसा। और आखिरी चीज मैं आपसे कहूं, आज इमरान खान साहब का आज के अखबार में है एक बयान है कि उन्होंने भारत को आड़े हाथों लिया है, कहा है कि मेजबानी भारत की गलत रही। ये लड़का, क्षमा करिएगा, विदेश मंत्री है, मुझे इज्जत करनी चाहिए इनकी, मैं तो फॉर्मर डिप्लोमेट हूँ, लेकिन है 34 साल के। और अफसोस की बात यह है कि ना इनके वालिद ने, ना प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने, ना इमरान खान ने, किसी बुजुर्ग ने इनसे नहीं कहा है कि ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, मैं मैं जरा सा कमेंट ले लूं इस पे। कल्बे अली साहब हमारे साथ पाकिस्तान के पत्रकार जुड़े हुए हैं। पहले विवेक कारजू जी ने ये कहा भी था कि एक या शायद अता हसनैन साहब ने कहा, लेकिन ये कि बहुत वो तजुर्बेकार डिप्लोमेट या मंत्री के तौर पे सामने नहीं आ पाए बिलावल भुट्टो, और ऐसा लगता है कि वो एक इंटर्न जैसे अभी हैं इस विदेश मंत्रालय में। जिस तरह के बयान उन्होंने पहले भी दिए, यूएन के बयान की भी बात हो रही थी, तो उनका जो अपना कद या स्टेचर है पाकिस्तान में, इस दौरे से उनको क्या फायदा या क्या नुकसान? आप कह रहे थे कि पॉलिटिक्स के लिए दोनों ही तरफ के लोग बयान देते हैं, पर अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात करें कल्बे अली, तो क्या फायदा हासिल होता दिख रहा है उनके कद और स्टेचर में? उनके इस बयान से ना कोई फर्क पड़ेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, पॉलिटिक्स ही रहेगी जो है। दूसरी बात ये कि जो चीज आप लोग मिस कर रहे हैं कि पाकिस्तान की भी एक पॉलिसीज हैं, गलत हो या सही हो, हर स्टेट की होती है। मतलब अमेरिकन और रशियंस दोनों का यूक्रेन वॉर में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों ही गलत है, दोनों ही सही है, ये हम अपनी जगह, दैट्स नॉट द पॉइंट। यहाँ पे सिर्फ बात यह है कि पाकिस्तान का कश्मीर एजेंडा इज पार्ट ऑफ द पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, और ये क्या इंडिया को नहीं पता? जब भी कोई पूछेगा तो कोई शख्स भी क्या कहेगा, एनीबडी हु इज एट द ड्राइविंग सीट से मतलब सरकार का है, या वो ऑफिशियल है यानी कि फॉरेन सर्विस में है, या पॉलिटिकल है। तो ये अगर आप लोगों को किसी को भी शक था, जो बुजुर्ग हैं, सीनियर्स बैठे हैं, कि जी कश्मीर के ऊपर इंडिया अपनी पॉलिसी चेंज कर लेगा सिर्फ एक एससीओ मीटिंग में, दिस इज थोड़ा सा ये भी गलत है। सेकेंडली,
जो मैं पहले भी कहा था, मैं फिर रिपीट करता हूँ इस बात को बहुत ही क्लियरली। एससीओ में पाकिस्तान ने जो अचीव करना था वो बड़ा सिंपल बात है कि रशिया और चाइना वालों से ही मुलाकात करनी थी, चाइनीज से और रशियन से, जो हमारी अपनी जो भी चीज चल रही है, दैट वाज इम्पोर्टेंट। जी इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस में जो चीज आप सब लोग मिस कर रहे हैं, जो लास्ट टाइम भी आपसे या किसके प्रोग्राम में भी मैं भी आया था, वो जब पीएम साहब को उन्होंने कहा था, मतलब पीएम मोदी को, तो गुजरात के रॉइट्स के ऊपर बात यह है कि देयर इज नथिंग दैट इंडिया कैन एंड इज एंड विलिंग टू ऑफर टू पाकिस्तान, सो पाकिस्तान इज नथिंग टू लूज एट दिस फ्रंट। अब पाकिस्तान जो करना चाह रहा है उसका, अगर हम इस बात को ले लें कि पाकिस्तान वाले रेगुलरली एक टेररिस्ट स्टेट हैं, जी तो जो कुछ इंडिया चाहता है दे शुड डू, और दे आर डूइंग, जो इंडियंस वो एज पर देयर पॉलिसी। अब दोनों कंट्रीज अपनी पॉलिसीज के ऊपर इसमें हैं, टिकी हुई हैं, और ठीक है, अब तो देयर इज नथिंग, इसका अल्टरनेट, एक जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, जी नहीं, एक जी मेरी जी देखिए, विवेक मेरी काट बात जो इसके ऊपर एक रिएक्शन दे रहे हैं, मैं छोटा सा इनकी प्रतिक्रिया ले लूं इसके ऊपर। जी विवेक काट जो साहब। मैं, हाँ, कल्बे अली साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूं, नीतियां तो कही जाती, सवाल यह है, और आप भी तजुर्बेकार हैं, सवाल यह है कि कैसे अल्फाज का इस्तेमाल। हमारे बीच भारत और पाकिस्तान के बीच में 75 साल का के संबंध है, हमने लड़ाइयां भी लड़ी, कभी भी इस तरह के अल्फाज का मेरी याददाश्त में जी इस्तेमाल नहीं हुआ है जैसे इस साहबजादे ने किया। जी आपने सही कहा। चूंकि हमारे पास बहुत कम वक्त है, मैं एक अता हसनैन से आपसे भी कमेंट चाहूंगी इसके ऊपर। अता हसनैन साहब, देखिए, बात तो वही है जो विवेक काजू साहब कह रहे हैं और दोहरा रहे हैं कि जहां तक एससीओ का सवाल था, एससीओ का एजेंडा था, उसके लिए पाकिस्तान को न्योता दिया गया था, उसके लिए उनके फॉरेन मिनिस्टर यहां आए थे, उसी के ऊपर उनकी बात होनी चाहिए थी। अगर ज्यादा से ज्यादा कुछ हाथ बढ़ाने की बात थी तो मैं समझता हूं बिलावल भुट्टो को एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि बहुत सरल लफ्जों में, जो विवेक काजू साहब कह रहे हैं, बहुत सरल लफ्जों में, माफी नहीं, मैं नहीं कहता हूं कि माफी मांगनी चाहिए, शायद एक एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट, अंग्रेजी थोड़ी अलग, चलिए अंग्रेजी बोली में हम कह दें एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट, कि भाई वो जल्दबाजी में ऐसा कुछ कहा था, अगर इतना भी बोल देते तो मैं कहता हूं कि भारत की मीडिया के अंदर, भारत के अंदर ये परसेप्शन जो है, कमर आगा साहब, ऐसा क्या मुमकिन था? ये कोई प्लेटफॉर्म तो रिग्रेट के लिए तो शायद नहीं हो सकता था। ये जरूर है कि वो कुछ और बातें करने से बचते, पर जैसा सब कह रहे हैं कि अगर पत्रकार सवाल ही ऐसा पूछ रहे थे तो वो बोलते कहाँ एससीओ पे? विवेक काजू साहब ने भी कहा था। नहीं, देखिए, पत्रकार तो न्यूज़ वैल्यू देखता है। जी हाँ, न्यूज़ वैल्यू ये थी कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, तो उन्हीं ने कोशिश यही की, पत्रकारों ने, कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पे उनसे बात करें। और मैं समझता हूँ कि टफ क्वेश्चन पूछने चाहिए थे, जो वो नहीं या छपे नहीं या क्या हुआ ये वही लोग बता सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक सवाल ये था कि ये तय करके आए थे कि नहीं ये क्या करना है। पाकिस्तान में इस समय जो इंटरनल सिचुएशन इतनी ख़राब है, उसमें हमने जब भी देखा है, जब भी इंटरनल सिचुएशन ख़राब होता है तो हमेशा भारत से वो रिश्ते बिगाड़ते हैं और भारत के खिलाफ बात करनी, अटेंशन डाइवर्ट करते हैं भारत की तरफ। ये उनका पुराना तरीका है कि किसी भी सूरत से भारत को एक बड़ा दुश्मन के रूप में पेश करना। और वो इन्हीं ने सितंबर से शुरू कर दिया था। यूनाइटेड नेशन की स्पीच में, जनरल असेंबली में जो बिलावल बोले, फिर उसके बाद यहाँ आके बोले, या पाकिस्तान के अंदर सारे जो नेता लोग हैं वो बोल रहे हैं। दूसरी बात ये कि कल्बे अली साहब इलेक्शन की बात कर रहे थे, क्या इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो पाएंगे? जो माहौल है वहाँ पे इस समय पाकिस्तान के अंदर, मुझे तो नहीं लगता कि ये इलेक्शन पॉसिबल होंगे कि एक फ्री फेयर इलेक्शन हो जाए और उसमें ये गवर्नमेंट वापस आ जाए। इतनी अनपॉपुलर है ये गवर्नमेंट पाकिस्तान में, इसकी सपोर्ट बेस इतना कम है, सब जानते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और इस समय तो सेना के भी खिलाफ वहाँ पे काफ़ी सेंटिमेंट्स नजर पब्लिक सेंटिमेंट है। तो ये भी देखना है, जैसा कि बात कर रहे थे अता हसनैन साहब भी और विवेक काजू साहब ने भी कहा कि बातचीत हो भी तो किससे, कोई सरकार होनी चाहिए जो कायम रहे। क्या बातचीत जिससे होगी आगे भविष्य की, पहले उनका भविष्य सुनिश्चित रहे, उसके बाद ही कोई बातचीत हो सकती है। एक ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा हम लोग में, और भारत पाकिस्तान के साथ साथ एससीओ के बारे में बातचीत जारी रहेगी इस ब्रेक के बाद।
हम लोग के इस आखिरी हिस्से में भारत पाकिस्तान पे हम चर्चा कर रहे हैं। आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं और हमारे पास वक्त कम है, एक मिनट का वक्त है तीनों मेहमानों के लिए। लेकिन कल्बी अली साहब, आपसे शुरुआत करके मैं पूछना चाहती हूं कि इमरान खान काफ़ी हमलावर रहे कि कैसे शहबाज शरीफ तो यूके में हैं ही और फॉरेन मिनिस्टर भी इंडिया ट्रिप पर आए, तो जब बहुत ही माली हालत वहाँ पर ख़राब है और काफ़ी उथल पुथल है सियासत में। ऐसे में क्या हासिल हुआ इंडिया ट्रिप से? तो ये SCO के प्लेटफॉर्म पर यहाँ शामिल होने से क्या हासिल हुआ है पाकिस्तान को, और वहां पर इसका रिएक्शन लेके, क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो हमलावर है काफी से लेकर। वो तो मैंने आपको अभी बताया है, बल्कि मैंने दोनों कंट्रीज का कहा है, कर्नाटक ले ले, राजस्थान ले ले, वहां पे भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज बढ़ती हैं और तो उसका रिएक्शन दोनों एंड। और अभी नहीं, 10-20 साल से मैं तो यही देख रहा हूँ कि कश्मीर, आतंकवाद उस तरफ, और ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो कि अपने ऑडियंस के लिए सुनाई जाती हैं, जिसका कि जब फोरम पे डिस्कशंस होती हैं, मैं जानता हूँ, बाकी आप बुजुर्ग बैठे हैं, मतलब ब्यूरोक्रेसी, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी से आप लोगों का ताल्लुक है, आप भी जानते हैं कि जब एक सेक्रेटरी लेवल टॉक्स होती हैं या जब ब्यूरोक्रेसी के लोग बैठते हैं, तब वो इतने सीरियस डिस्कशंस, इतने हार्श डिस्कशंस नहीं होती। जब पब्लिक में आते हैं तब ये पॉलिटिशियंस बातें ऐसी करते हैं। ये तो होगी पहला हिस्सा। दूसरी बात, पाकिस्तान के हालात की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात, फाइनेंशियल हालात और स्टेबिलिटी, जो कुछ भी हम कर लें, आतंकवाद भी, लॉ एंड ऑर्डर भी, ठीक कब रहे हैं? वो तो हमेशा से ही ऐसे हैं। दिस इज ऑल्सो नथिंग न्यू। ऐसे ही रहेंगे, जो कि अब हम सबको यकीन हो गया कि ऐसे ही रहेंगे, विच इज बैड। तीसरी जो मैंने फिर पॉइंट आउट किया था, इंडिया और पाकिस्तान के हालात और कंट्रीज के रिलेशंस भी ऐसे ही रहेंगे, बिकॉज नन ऑफ द कंट्रीज, बोथ द कंट्रीज, स्पेशली इंडिया की मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि इंडिया एज अ लार्जर प्लेयर, जो कि इंडिया SCO होस्ट कर रहा है, एक बड़ी प्लेयर है, एक इंटरनेशनल फोरम पे इंडिया आना चाहते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल सीट लेना चाहते हैं, तो एज अ लार्जर प्लेयर दे हैव नथिंग टू ऑफर टू पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान अगर कुछ भी चीज बैक ऑफ करे, या इवन डिप्लोमेटिक रिलेशन भी पाकिस्तान के खत्म हो जाए इंडिया से, तब भी पाकिस्तान हैज नथिंग टू लूज, बिकॉज इन रिटर्न टू गेट एनीथिंग फ्रॉम इंडिया देयर इज नथिंग विजिबल। जो बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात टू गेट एनीथिंग फ्रॉम इंडिया पे कमर आगा साहब, बात ये है कि ये बात बार बार भारत ने दोहराई है। विवेक काटजू, मैं आपकी भी प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी कि अगर आतंकवाद बंद होता है, क्योंकि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, क्योंकि इंडिया उसको भुगत रहा है, तो जब तक वो नहीं होता तब तक क्या बातचीत या क्या ऑफर कर सकता है इंडिया? भारत ने बार बार साफ किया है जब तक ये चल रहा है तब तक तो कुछ भी नहीं। वैसे भारत बहुत कुछ ऑफर कर सकता है। कल्बी अली साहब, इस वक्त आपके ही वहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोगों ने कहा कि रिश्ते अच्छे हो, इकोनॉमिक कोऑपरेशन अगर होता है तो भारत बहुत कुछ दे सकता है उनको, बिजली भी दे सकता है, सस्ता सामान भी मिल सकता है। हमारा तकरीबन $4 बिलियन का वो इंपोर्ट करते हैं दुबई से भारत का सामान, अगर डायरेक्ट लिया जाए तो यहाँ से कितने आसानी से पहुँच सकता है, टूरिज़्म भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान ना तो कनेक्टिविटी देने पे तैयार है भारत को अफ़गानिस्तान से या ईरान से, और दूसरी तरफ ना ही वो आतंकवाद को बंद करने पे तैयार है। तो इसमें कैसे बातचीत हो, क्या हो मसले का हल? और अंदर ने हालात इतने ख़राब है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। विवेक काटजू साहब जी, मैं 3 वाक्य कहूँगा। पहली चीज हमें याद रखना चाहिए कि 2 साल से LOC पर सीज फायर मौजूद है। ये अच्छी बात है दोनों देशों की, खासतौर से उन लोगों के लिए जो LOC के आसपास रहते हैं और IB JNK में, UT of JNK में जो रहते हैं, उनके लिए अच्छी बात, और ये कायम रहनी चाहिए। दूसरी चीज, कल्बी अली साहब ने कहा कि पाकिस्तान के हालात तो हमेशा से ऐसे रहे, तो मैं उन्हें यही याद दिला दूं कि बिलावल ने ही शब्दों का इस्तेमाल किया है कि पाकिस्तान इज कॉट इन अ परफेक्ट स्टॉर्म। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, परफेक्ट स्टॉर्म। तो ये तो नहीं हो सकता कि हमेशा पाकिस्तान एक परफेक्ट स्टॉर्मी के दौर से गुजरता जी। तो आजकल कुछ हालात, कल्बी अली साहब, ज्यादा ही खराब। और तीसरी चीज, और इस पे आप गौर करें, मेरा ये यकीन है कि आप चीन से जितने रिश्ते बना लें, ठीक है, आपकी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिचुएशन तब तक नहीं इंप्रूव कर सकती जब तक आप अपनी इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से इंटीग्रेट नहीं करें। पड़ोसी के नाते, और बहुत कुछ जैसा पड़ोसी के नाते बड़ी इकोनॉमी है आपसे, ये नेचुरल प्रोसेस है जी। ये अगर आप नहीं करेंगे, कश्मीर का राग अलापते रहेंगे, नुकसान आपका है, हमारा नहीं है।
हमारा फायदा जरूर होगा थोड़ा बहुत, लेकिन नुकसान दरअसल आपका। तो ये पाकिस्तान की सरकारों को सोचना चाहिए। और जैसा कमर आगा साहब ने कहा कि बहुत कुछ है जो भारत ऑफर कर सकता है इकोनॉमिकली, और पड़ोसी के नाते भी रिश्ते बेहतर रखना जाहिर है कि हित में है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। हमारे पास इतना ही वक्त है इस पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए, तो बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम लोग। तो एससीओ की हुई बैठक में बहुत ध्यान रहा भारत और पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो यहां आए और जिस तरह का अंदेशा था, उन्होंने एससीओ पटेल से अलग जब बातचीत की पत्रकारों से, तो उसमें कई ऐसी बातें की जिसका जवाब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने काफ़ी आक्रामक अंदाज में दिया है। और ये साफ कर दिया गया है कि कोई बातचीत मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब तक आतंक को बढ़ावा देने वाले इस पर रोक नहीं लगाते तब तक बातचीत नहीं हो सकती है। एस जयशंकर ने साफ कहा है कि वो अच्छे मेजबान हैं अगर मेहमान अच्छे हों तो आज हम लोग में इतना ही। नमस्कार।